बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसी फिलॉसफी है जिसका जन्म 5 सेंचुरी बीसीई में भारत में ही हुआ था। हमारी बुद्धिस्ट हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी गार्डन में हुआ था, जो कि नेपाल में है। उनको एनलाइटनमेंट बोध गया में मिली थी। उन्होंने अपनी पहली टीचिंग बनारस में दी थी और कंप्लीट निर्वाणा की स्टेट में वो कुशीनगर में गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बुद्धिज्म है वो हमारी भारत की अपनी फिलॉसफी है। मगर ऐसा क्या हुआ कि 12वीं सेंचुरी तक आते आते, 12वीं बीसीई तक आते आते, जितनी तेजी से ये बुद्धिज्म जो है वो भारत में फ्लरिश कर रही थी, उतनी ही तेजी से इसका पतन हो जाता है। आज यही हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। 5th और 6th सेंचुरी में भारत में इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई कि उससे मर्चेंट क्लास को सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलने लगी और मर्चेंट क्लास जो है उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ने लगा। अब उस समय में जो मर्चेंट क्लास थी ना, वो बुद्धिज्म की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थी और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के जरिए बुद्धिज्म जगह जगह फैलने लगी, यहाँ तक कि इसको रॉयल सपोर्ट भी मिलने लगा। अब बुद्धिज्म को रॉयल सपोर्ट कैसे मिला? अगर हम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे ना, तो हमें मालूम पड़ेगा कि उस समय में जो मगध के राजा थे बिंबिसार, वो गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिलने से पहले मिले थे। और जब गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिल गया, उसके बाद वो उनके डिसाइपल बन गए। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर के जो राजा थे अशोका, उनके बारे में हमने सुना है कि किस तरह से कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। उन्होंने बुद्धिज्म को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने उस रिलीजन को, उस फिलॉसफी को अपना स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि वो भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे और इसको प्रमोट करने के लिए वो स्पेशल अपने एम्बेसडर्स को भेजते थे। बुद्धिस्ट इतिहास में ना एक और राजा थे जिनका नाम मिनांडर था। मिनांडर जो थे वो इंडो ग्रीक राजा थे जो कि बैक्ट्रियन के एरिया को रूल करते थे। अगर हम बैक्ट्रियन को आज की डेट में देखें ना, तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान वाले जो एरियाज हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं। उन्होंने भी बुद्धिज्म को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया और प्रोपगेट किया। इसके अलावा जो कुशन एम्पायर था, वो भी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान वाले एरियाज को रूल करता था। कुशन एम्पायर ने भी बुद्धिज्म को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और प्रोपगेट किया। अब जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा पावर में आते हैं, बुद्धिज्म का रॉयल सपोर्ट एकदम से खत्म हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो पुष्यमित्र थे वो हिंदुइज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। पुष्यमित्र जो थे वो मौर्यन एम्पायर के आखिरी रूलर थे और उन्होंने मौर्यन एम्पायर को खत्म करके शुंगा एम्पायर का निर्माण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र थे उन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र के शासन के बाद बुद्धिज्म ने सिर्फ रॉयल फेवर नहीं खोया था, बल्कि वो सब खो दिया था जो अभी तक उसने कमाया था। जब भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ ना, तो उसका भुगतान भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को करना पड़ा। करम तेज सिंह सराव, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन है और साथ ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर भी रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया से हमें ये पता चलता है कि जो मुस्लिम इन्वेजन है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के डिक्लाइन का एक मेजर कारण रहा है। इस इन्वेजन में मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया, मॉन्क्स पर अटैक किए गए, यहाँ तक कि मॉन्क्स को अपनी सेफ्टी के लिए तिब्बत, नेपाल और अन्य देशों में जाकर बसना पड़ा। और इस डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। 1193 सीई में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो बुद्धिस्ट स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थी। अब नालंदा के डिस्ट्रक्शन से इंडिया के सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन तो हुई ही थी, मगर इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट कल्चर की भी डिस्ट्रक्शन हुई थी। इंडियन संस्कृत स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट हसमुख लाल संकालिया ने 1934 में अपनी किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में ये कहा है कि जो नालंदा के इतिहास का अंत था, वो भारत में बुद्धिज्म के भी इतिहास का अंत था।
मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में ये बताया है कि जो बुद्धिज्म है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रॉयल सपोर्ट मिला है। और जो टी.एस. राव है वो हमें अपनी किताब द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में भी ये बताते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं अर्बन सोसाइटी जैसे कि बैंकर्स, फाइनेंशियर्स, मर्चेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब में ही सीमित थी। और इसी कम्युनिटी से मोनेस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था। और ये ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है क्यों उस समय में बुद्धिज्म जो है वो रूरल कम्युनिटी से एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई। अब आज के टाइम में आप इमेजिन करें कि कोई एक कम्युनिटी है या कोई एक संस्था है जिसका जो सोशल सर्कल है वो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म सेलिब्रिटीज, बस इन सब के ही इर्द गिर्द घूमता है, तो किस तरह से वो एक आम आदमी से कनेक्ट कर पाएगी, है ना। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन उस समय में बुद्धिज्म की थी। जहां एक आम इंसान ने बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट नहीं किया, वहां जो बुद्धिस्ट विराहस थे उन्होंने भी एक आम आदमी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और वहीं हिंदुइज्म और जैनिज्म जो है उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे एक आम आदमी के लिए खुले रखे। बुद्धिज्म को सपोर्ट करने वाला जो आखिरी बड़ा साम्राज्य था वो पाल साम्राज्य था, और वो भी 12th सेंचुरी में कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तिब्बत, मंगोलिया और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर जो बुद्धिज्म है वो भारत से पूरी तरीके से गायब हो गया था। अगर हम आज की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में करीब 8.4 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, जो टोटल पॉपुलेशन के 0.70% है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।